वेलकम बैक टू माय चैनल। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेही तो सो तेहि मिले ही न कछु संदेह। यानी कि जिसका जिस पर स्नेह होता है उसको वो व्यक्ति या वो जीवन साथी मिलकर के ही रहता है। जी हाँ, आज हमारी कुंडली के का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कुंडली के विभिन्न भावों की जो श्रृंखला है, उसमें आज हम सप्तम भाव के बारे में जानेंगे। कुंडली का सप्तम भाव, जैसा कि हम लोग जब भी विवाह से रिलेटेड कोई बात करते हैं, विवाह व्यापार की बात करते हैं, तो हम कुंडली के सप्तम हाउस को देखते हैं। कुंडली का सप्तम हाउस आपको आपके विवाह के बारे में, विवाह किस दिशा में होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप, उसके सोचने समझने की आदतें, उसके व्यवहार, उसके बारे में भी बताता है। कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो आपके किसी भी प्रकार के पार्टनर, आपके जीवन लाइफ के पार्टनर के बारे में या आपके व्यापार के पार्टनर के बारे में आपको बताता है। कुंडली का 7th हाउस आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। क्योंकि जब किसी जातक का जन्म होता है तो कहते हैं कि पूर्वी दिशा में जो राशि है वो जातक का लग्न है, और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देखें लग्न, और लग्न के जस्ट अपोजिट सप्तम हाउस। तो कहते हैं कि लग्न और सप्तम हाउस दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि एक दूसरे का दर्पण है। कुंडली का सप्तम हाउस से लेकर यहाँ से शुरू होकर के जातक का खुद का लग्न, उसका परिवार, उसका भाई, उसकी माता, उसके पुत्र और उसके शत्रु, यहाँ से होकर के उसकी जो यात्रा है वो कुंडली के सप्तम हाउस तक चलती है। तो यानी कि उसका ये वाला जो पक्ष कहलाता है कुंडली का, अंधकार का पक्ष कहलाता है, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सभी भावों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कुंडली के सप्तम हाउस से के बाद का जो कुंडली का भाग होता है वो उजाला के बारे में बताता है, यानी कि व्यक्ति का अब सर्वोत्तम विकास हो चुका है और वो समाज को बहुत कुछ देने के लिए अब तैयार हो चुका है। कुंडली के लग्न को हम उदय के हिसाब से उदय भाव के नाम से जानते हैं। कुंडली का सप्तम हाउस अस्त भाव के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब सूर्योदय होता है तो वो कुंडली के पूर्व दिशा में उदित होता है, और जब धीरे धीरे वो चलते हुए शाम होते होते पश्चिम दिशा में सूर्य आ जाता है, तो हम उस समय कहते हैं कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। कुंडली का सप्तम हाउस आपको आपके सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स में आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताता है, आपके पेट के नीचे के लोअर पार्ट्स के बारे में बताता है। अगर आपको वहां कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखें कि काल पुरुष की कुंडली में आपकी कौन सी राशि पड़ी हुई है सप्तम हाउस में। अब हम लोग जब बात करते हैं विवाह से रिलेटेड बात करते हैं तो विवाह के बारे में, बहु विवाह के बारे में, विवाह से पहले के रिलेशन के बारे में, विवाह के बाद के रिलेशन के बारे में, व्याभिचार के बारे में, रास्ते से भटकने के बारे में, किसी दुष्ट स्त्री या गलत संगत में जाने के बाद आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाना, उसके बारे में, आपसे जो जाने अनजाने जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए जो आपसे भूल हो जाती हैं उसके बारे में भी, और पति पत्नी का आपसे रिलेशन कैसा है उसके बारे में भी आप कुंडली के सप्तम हाउस से जान सकते हैं। सप्तम हाउस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है, और उस स्वामी की राशि कुंडली में स्थिति कहाँ पर है, वो किस ग्रह के साथ युति बना करके बैठा हुआ है, सप्तम हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, हमारे सप्तमेश पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब बातों से हम जातक के स्पाउस के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की, तो जो कुंडली का सप्तम हाउस होता है वो आपके दही के बारे में बताता है। दही के बारे में क्यों? क्योंकि जो कुंडली का सप्तम हाउस होता है, यानी कि स्पाउस के बारे में, यहाँ का जो कारक हम लोग मानते हैं, विवाह का कारक हम शुक्र देव को मानते हैं, और शुक्र दही का प्रतीक है। इसलिए कुंडली का सप्तम हाउस आपके दही के बारे में, घी से बने हुए पदार्थों के बारे में, यानी कि आपका जो भोजन खाने का तरीका है, आप पौष्टिक भोजन करते हो या रूखा सूखा खा करके काम चला लेते हो, उसके बारे में, पान खाने के बारे में कि आपको पान का शौक है या नहीं है, फूलों के बारे में, इत्र के बारे में भी कुंडली के सप्तम हाउस से जान सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपको आपका शुक्र अच्छा करना है तो आप लोग इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, और हर शुक्रवार को आप नया वस्त्र धारण करें, उससे आपका शुक्र मजबूत होगा, और अगर आपका शुक्र मजबूत होगा तो पति पत्नी का आपसे रिलेशन बहुत अच्छा होता है। जब हम कुंडली के सप्तम हाउस से देखते हैं तो घर से घर
घर से दूर घर, यानी कि आपका जो 4th हाउस होता है वो आपके घर के बारे में बताता है। और जब हम भावार्थ भाव से गिनते हैं कि तो कुंडली के 4th हाउस से 4th जाने पर आपका 7th हाउस आता है। तो यानी कि ये आपके घर से दूर घर, यानी कि आपके बैंक के बारे में या आपके धन रखने के स्थान के बारे में भी बताता है। कुंडली के 2nd हाउस से जब हम यहाँ से गिनते हैं तो कुंडली का 2nd हाउस, जिसे कि हम कुटुंब हाउस के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपने धन हाउस के नाम से जानते हैं, तो आपके कुटुंब के ऋण के बारे में, कुटुंब के शत्रुओं के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुंडली का 7वां हाउस पति या पत्नी का होता है, तो ये किस प्रकार से? जब भी किसी जातक की शादी होती है तो किसी नए पर्सन के जब आपके घर में एंट्री होती है तो उसके साथ में आपके परिवार वालों का तालमेल कैसा होगा, उससे आप ये जान सकते हैं कि उनका रिलेशन आपके कुटुंब के साथ में कैसा रहेगा। कुंडली के 3rd हाउस से गिनने पर, जिसे कि जो कि आपका पराक्रम हाउस है, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र के बारे में बताता है, पड़ोसियों के बारे में बताता है, तो वहां से गिनने पर आपके छोटे भाई के बच्चों के बारे में, छोटे भाई की शिक्षा के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। छोटे भाई की आकस्मिक धन के बारे में, लॉटरी सट्टा संगीत आदि के बारे में, उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुंडली का 4th हाउस, जिसे कि हम माता का आंचल कहते हैं, हमारे स्थायी प्रॉपर्टी वाहन के लिए हम कुंडली के 4th हाउस को जानते हैं। तो कुंडली का 4th हाउस का जो कारक है वो चंद्रमा है, और कुंडली का 7वां हाउस, इसका कारक हम लोग स्त्री को मानते हैं, तभी हम इसको जाया या कलत्र या जामित्र हाउस भी कहते हैं। तो कुंडली के सप्तम से कुंडली के 4th हाउस से 4th चलने पर कुंडली का 7वां हाउस आता है। तो ये दोनों हाउस व्यक्ति के जीवन में 2 स्त्रियों के द्वारा सुख प्रदान करने की स्थिति को बताते हैं। अगर कुंडली के ये दोनों हाउस बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो जातक है उसके स्त्री और उसकी माता का रिलेशन आपस में बहुत अच्छा है, तो ऐसा जातक सदैव प्रसन्न रहेगा। कुंडली का 5th हाउस, जो कि जातक के बच्चे के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में बताता है, तो यहाँ से हम गिनने पर हम उसके बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, उसके बच्चों का पराक्रम, उसके बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। कुंडली का 6th हाउस, जो कि कुंडली के 7th हाउस से जस्ट एक हाउस पहले है, तो हम इस हाउस को कुंडली के 7वें हाउस का व्यय हाउस कहेंगे। अगर कुंडली का सप्तमेश 6th हाउस में बैठा हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक का सारा जो धन है वो अपने सप्तमेश पर, यानी कि अपने स्पाउस पर व्यय होगा। तो कुंडली का जो कुंडली के 7वें हाउस के बाद में जो कुंडली का 8वां हाउस होता है, इसे हम लोग हमारे ओकल्ट नॉलेज के बारे में, यानी हमारे ज्योतिषीय या फिर गुप्त, या हम लोग कुछ जो अलौकिक ज्योतिषीय ज्ञान है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसका क्षय किस प्रकार से होगा, व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेगा या फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ से हट जाएगा, इसके बारे में भी आप कुंडली के 7वें हाउस से जान सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी व्यक्ति परिवार के साथ अपनी जब शादी के बाद में व्यक्ति ग्रस्त जीवन में बंधता है तो वो उतना फ्री नहीं होता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जनरेट करने के लिए। अगर उसका जीवन साथी या उसका पार्टनर उसको कोऑपरेट करता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे ले जा सकता है, और अगर उसका जीवन साथी उसकी लाइफ को कलह से भर दे तो वो उस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। कुंडली का 9th हाउस, जिसे कि आप लोग अपने जातक के पिता के बारे में या गुरु के बारे में जानते हैं, वहां से गिनने पर कुंडली का 7th हाउस 11th होता है, यानी कि आपके गुरु को और आपके पिता को क्या लाभ होगा, उनके जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा या उनके जो दोस्त होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उनके बड़े भाई के बारे में भी आप जान सकते हैं, तो उनकी इच्छा के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसे जब कुंडली के 10th हाउस से आप गिनते हो तो 10th हाउस से गिनने पर ये हाउस 10th होता है। यहाँ से व्यक्ति के कार्य के बारे में, व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी के बारे में, या फिर बॉस जो व्यक्ति का 10th हाउस होता है उसके बॉस को भी इंडिकेट करता है, तो उससे 10th होने पर उस बॉस के कार्य के बारे में या उसका कितनी उसकी सत्ता या अधिकार है अपने ऑफिस पर, उसके बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुंडली का 11th हाउस, जो कुंडली के 7वें हाउस से चतुर्थ है, तो पंचम है, तो पंचम यानी कि आपके एक मिनट पोज करना बेटा,
कुंडली का 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन के बारे में बताता है, तो यहाँ से गिनने पर ये 9th आता है, यानी कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके भाग्य भाव के बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुंडली के 12th हाउस से गिनने पर ये हाउस अष्टम होता है। अष्टम यानी कि आपकी जो दादी हैं उनकी डेथ के बारे में, उनकी स्पिरिचुअल या ओकल्ट नॉलेज के बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुंडली के इसी प्रकार से हम कुंडली को जब देखते हैं तो कुंडली में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार हम अगर देखें तो जो मंगल यहाँ पे मंगल के सामने, मंगल की प्रत्येक राशि के सामने शुक्र की राशियां पड़ती है, यानी कि एक के सामने 7 यानी मेष के सामने तुला, और शुक्र की दूसरी राशि जो कि वृष है उसके सामने हम लोग वृश्चिक राशि को देखते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र का आपस में संबंध होता है। तो मंगल किसका प्रतीक है? मंगल बल और पराक्रम का प्रतीक है, शूरवीरता का प्रतीक है, और शुक्र प्रेम, रूप, सज्जा, परस्पर आकर्षण का प्रतीक है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी मंगल का मिलन जब शुक्र से, प्रेम और रूप सज्जा से होता है तो व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसी प्रकार से जब हम कुंडली में देखते हैं तो बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या, उसके जस्ट सामने पड़ने वाली राशियां धनु और मीन होती है। बुध के जो धनु और मीन दोनों गुरु की राशियां होती है। तो बुध बुद्धि का, तर्क विचार का प्रतीक है, और गुरु ज्ञान का, दिव्यता का, परोपकार का प्रतीक है। तो जब बुद्धि का मिलन दिव्यता के साथ में होता है तो व्यक्ति अपनी सुगंध से या फिर अपने कार्यों से समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में सूर्य जिसकी राशि सिंह है और चंद्रमा जिसकी राशि कर्क है, इन दोनों के सामने शनि की राशियां पड़ती हैं, मकर और कुंभ। सूर्य प्रतीक है सत्ता का, अधिकार का, और चंद्रमा प्रतीक है कोमल भावनाओं का, इच्छाओं का, माता के अधिकार का। तो जब इनका मिलन शनि की राशियों से होता है, और शनि किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है। तो जब चंद्र का मिलन शनि के साथ में होता है तो ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो निखर के आता है और समाज को बहुत कुछ दे सकता है, यानी समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो जातक का जो 7वां हाउस होता है वो जातक के माता के सुख के बारे में, यानी कि जातक की माता के बारे में, यानी आपकी नानी के बारे में, दत्तक पुत्र के बारे में, माता और पुत्र के संबंध के बारे में भी हमें जानकारी देता है। कुंडली का 7वां हाउस अगर अच्छा है तो जातक का जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा और वो अपने जीवन रूपी रथ को आगे ले जा पाएगा। बट किसी कारणवश अगर कुंडली में 7वां हाउस बिगड़ा हुआ है तो ऐसे जातक की जीवन परेशानियों से भर जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि महर्षि रमन ने ये कहा था कि देह के माध्यम से ही देहातीत अवस्था की अनुभूति का नाम ही विवाह है। कहते हैं कि कुंडली का जो लग्न, पंचम और 9th हाउस ये शिव के नाम से शिव त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। तृतीय हाउस, 7वां हाउस और 11th हाउस ये शक्ति हाउस, ये काम त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। तो जब शिव का मिलन शक्ति से होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सबका दिन मंगलमय हो।